गैप दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता अरे साइड में छोटे जगह। तो मैं ये कहना चाहूँगा तो अभी कई वक्ताओं की तरफ से बहुत सारा रस निकल के आया जो वो कहना चाहते हैं। शिकायतों के माध्यम से, संगठनों से शिकायतें, नेताओं से असंतोष नजर आया, लेकिन इन सब में मैं आप सब बुद्धिजीवियों का सम्मान करते हुए समझिए हमारा विघटन कैसे हुआ, ये मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। तमाम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब हूण, शक, ग्रीक तमाम लोग आए और आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म अपनाया और ये देश 800 राज्यों में बटा 800 है उसकी संख्या। और 10 शताब्दी का भारत के इतिहास में अंधकार युग है जिसमें आपके सब स्वतंत्रताएं छीन ली गई। आपके धन की स्वतंत्रता चूंकि जागीरों में देश बट गया इसलिए धन आपके पास नहीं रहा, किलेबंदियां हो गई, आपका शोषण हो गया शुरू, आपकी बलि दी जाने लगी, लेकिन नहीं मंदिरों का प्रवेश तक नहीं मिला और आप एक ग्रुप नहीं हो पाए। अंत में क्या हुआ, अछूतानंद जी का प्रवेश है समाज। अछूतानंद जी ने दयानंद सरस्वती किया, आर्य समाज ग्रहण किया। आर्य समाज में भी जब उनको न्याय नहीं मिला तब उन्होंने अपना अलग किया और 1931 में आपको एक अछूत कैटेगरी में या एक बहुत बहुत साधुवाद जो बताना चाह रहे थे मेरे दोस्त अभी जिन्हें अनुशासन का दरकार था। ये भीम आर्मी इसी तरह बनी जैसा आज मेरे अध्यक्ष ने ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस तख्त नसीबी के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग संघर्षों के लिए तैयार हुए हैं। ये चंद्रशेखर का मेरे से वायदा है और चंद्रशेखर जब जेल में थे तब से कहते थे कि हम संघर्ष के रास्ते में चलेंगे। आज उन्होंने ये सबूत दिया, इसका बहुत बहुत साधुवाद आपके बीच में कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना ये तख्त हटवा दिया और आपकी तरह साधारण यही है। मैं उन सज्जन को बता दूं, यही है टीचिंग। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और मिशन 78 की यही टीचिंग है। इसमें आपको दो राय नहीं होना चाहिए कि वहाँ अनुशासन नहीं है। ठीक है, बंजर भी नहीं है। हमारे अंदर 10% पढ़े लिखे एजुकेटेड सोसाइटी है तैयार और इस एजुकेटेड सोसाइटी से हमको कोई शिकायत नहीं है। हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सरकारी विभागों में काम किया है, सहयोग भी दिया है और उस सहयोग से हमारे ये संगठन चले हैं, तैयार हुए हैं।
हम जो है इन संगठनों को अच्छा खाद पानी मिलेगा चाहता हूँ। बाबा साहब का जो मिशन है वो सबसे पहला उसका एक इनसे मिला तो वहाँ ये स्कूल चलाया करते थे 2017 की बात है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने भी गाजियाबाद में एक रविदास टेम्पल पर की तैयारी कराती थी। और इसी तरह का केसी आनंद जी से बात हुआ है कि मेरे गांव में एक स्कूल 5 मई को बुद्धा जयंती मंडल महासचिव बेबी गौतम जी आला मंच को आपका स्वागत है। राजकुमार गौतम जी आप प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चतुर्वेदी का स्वागत करेंगे। आप अपना स्थान करें। राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारी सदस्य प्रदेश स्थान से चलकर आए प्रदेश सह संयोजक प्रोफेसर विजेंद्र सिंह। इस कार्यक्रम के मेरे थोड़ा फैन जाओ सभी लोग अच्छी तरह काम कर सकते हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं आपको। धन्यवाद सभी दे रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी लोग जैसे ही नाम बोलें। नेम एडवोकेट सुरेश गौतम एडवोकेट। ये 16 साथी जो आज अधिवक्तागण हैं, आज़ाद समाज पार्टी हमारे भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो हमारे बहुजन समाज के लोगों पर सामंतवादी ताकतें जुल्म करती हैं, अत्याचार करती हैं, तो ये सभी साथी हमारे लीगल सेल में काम करेंगे। मुकेश सिंह जी, भारत सिंह जी और सभी जिम्मेदार साथी, इन सबको शीघ्र ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आज ये सभी लोग करने के लिए तैयार हुए हैं। इन सभी अधिवक्ता साथियों का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन सभी अधिवक्ता साथियों का सम्मानता होते हुए समाज की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे ही ये साथी समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। मैं इस मंच से इन सभी साथियों का बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। फतेहाबाद की टीम भाई चंद्रशेखर जी का स्वागत करना चाहती है और इनके वकील उसका ध्यान रखेंगे। आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को तन मन धन से आपने सहयोग किया और सफल बनाने का कार्य किया। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि रानी के पेट से नहीं पैदा हुए, इसी आगे रानी के पेट से नहीं, ये बालक से पैदा होंगे। आप राजा भी बनेंगे, सिंहासन भी मिलेगा, ये आपके साथ की आपके साथ खड़े भी मिलेंगे। साथी खाना खा के जाएंगे। भाई साथियों को सभी के लिए भोजन व्यवस्था है, सभी साथी खा
तुम लोग पीछे हो जाओ, मैंने कह दो पीछे हो जाओ। भैया नहीं छाट जाओ, भैया नहीं छाट आपका हो गया। हमें धक्का मत मारो भाई। अरे भाई पुराने साथियों से एक 1000 फोटो करा। चलो पीछे आप इधर जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मिशन 78 द्वारा आज यहाँ पर प्रबुद्ध जन, जो समाज का पढ़ा लिखा अधिकारी, कर्मचारी या जिम्मेदार तबका, उनका ये सम्मेलन जो है बुलाया गया है इस मंडल में। इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम का दिल की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से अंजाम दिया। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी कैलाश नाथ जी, जो प्रदेश संयोजक है मिशन 78 के, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, पूर्व डीएसपी कल्याण सिंह जी, प्रोफेसर देवेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर विजेंद्र कुमार जी, बहन कंचना भारती जी, डॉक्टर राकेश बाबू पिप्पल जी, राम गोपाल मानव जी जो जोन इंचार्ज हैं, मुकेश जाटव जी, जो हमारी मेयर प्रत्याशी हैं दीदी श्वेता सिंह जी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी सिकंदर बोध जी, MS मेश जी, राजू अंसारी जी, बेबी गौतम जी, विक्की आजाद जी, अनिल करदम जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, राजकुमार गौतम जी, विजयपाल उपस्थित, हमारे मिशन 78 के कर्मचारी, पदाधिकारी, सम्मानित साथी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित युवा नेता और कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, उन सबका भी यहाँ धन्यवाद। ये कार्यक्रम सत्यप्रकाश जी ने 2 महीने पहले शायद मुझसे लिया था, तब ये जानकारी नहीं थी कि इस कार्यक्रम के समय नगर पंचायत का चुनाव भी होगा, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम होना जरूरी था तो इसलिए इतने व्यस्त शेड्यूल में भी हमने कोशिश की कि आपसे चर्चा परिचर्चा जरूर हो जाए। मुझे आप पढ़े लिखे वर्ग, पढ़े लिखे समाज का बड़ा हिस्सा है, नेतृत्व करता है, आपको सभी जानकारी है, बस कुछ चंद बातें मुझे आपसे कहनी है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उन चंद बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं बस अपील के तौर पे अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं से कहना चाहूँगा कि वो शांति बना के बैठे रहें। उनकी उपस्थिति आज इस प्रबुद्ध वर्ग में प्रबुद्ध वर्ग जैसी होनी चाहिए। मैं इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पे समय समय पे जो बहुजन समाज में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, जिनके अमूल्य साहस, संघर्ष, त्याग, बलिदान की वजह से आज हम इस स्तर पर पहुंच पाए हैं कि अपना मंच लगा के अपनी बात को कह सकते हैं। और
अपने दुख सुख के लिए आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। और आज हम राजनीतिक रूप से भी अपनी बातें करने लगे हैं, अपनी हिस्सेदारी पर चर्चा करने लगे हैं। ऐसे महामानवों को मैं नमन करता हूं। उनका प्रयास, उनका संघर्ष था जिसकी वजह से हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए। सम्मानित बंधुगण, पिछले 100 साल में बहुत कुछ बदला है। परिवर्तन एक दिन का काम नहीं है, ओवरनाइट स्टैंड नहीं है कि आपने रात में सोचा सुबह परिवर्तन हो गए। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, इसमें एक लंबा समय लगता है, आदत हो जाती है आप लोगों को। लेकिन हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाएं, अपने तमाम तरह के पारिवारिक जीवन और सब कुछ त्याग करके कोशिश की कि हम इस परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बने और आज हम इसमें बड़े पैमाने पर सफल हो पाए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें अपने महापुरुषों को पूजना नहीं, पढ़ना चाहिए। मैं कड़वे शब्दों में आपसे कह रहा हूं, प्रभु सम्मेलन में है, लेकिन बाबा साहब द्वारा लिखी गई 21 वॉल्यूम्स जो हैं वो शायद ही हमारे यहाँ बैठे किसी एक शख्स ने या 2 शख्स ने, 4 शख्स ने पढ़ी। यानी कि हम अपने महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को भी अभी तक नहीं जान पाए। मैंने समय समय पे, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं, मैंने 16 महीने के जीवन में जब मैं जेल में था तो मेरा सारा जोर इसी बात पे था कि समय का सही प्रयोग किया जाए। ये हमें समय का सही प्रयोग आना चाहिए। वो प्रयोग ये था कि मैंने इतनी किताबें उन 16 महीने में पढ़ी जितनी किताबें मैंने अपनी पढ़ाई के 16 साल में नहीं पढ़ी। और क्योंकि मेरे पास जेल एक ऐसी जगह है कि वो आत्मचिंतन का सबसे अच्छी जगह का वो है स्थान, तो मैंने उस अध्ययन के समय में मेरे साथ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था कि मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मुझे कोई स्पीच करनी है या मुझे कहीं कुछ और कोई काम करना है या मेरे पास कोई मोबाइल फोन है कि मैं इसमें व्यस्त हो जाऊंगा, किसी का फोन आ जाएगा। एक ही चीज थी कि मैंने दिल लगा के अध्ययन किया और मुझे महसूस हुआ कि पिछले आंदोलन किन परिस्थितियों में चले और अगर वो आंदोलन ना चलते तो हमारी क्या स्थिति रहती। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आपसे बहुत कुछ ज्यादा जानता हूं। यहाँ बैठे बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जिनकी एज मुझसे बहुत ज्यादा है। जितनी मेरी एज हो सकता है इतने दिन से तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चला रहे हैं, ऐसा भी संभव। लेकिन जो मैंने सीखा है उस पर चर्चा करना, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि अपने जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति को सीखना चाहिए। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब भी आपको जिससे भी, आपसे छोटा भी, उससे भी सीख लेना चाहिए। तो मैं इस प्रक्रिया में हूं, क्योंकि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो मैं सीखता रहता हूं। और एक अच्छी बात यह है कि सीखने की कड़ी में बहुत कुछ जानकारियां, नई जानकारियां हम तक पहुंची। जैसे मैं एक घटना आपसे साझा करूंगा, क्योंकि आगरा का उदाहरण हम लोग पूरे देश में जाके देते हैं जब बाबा साहब की बात करते हैं। और यहाँ से एक वो लाइन सबसे ज्यादा कही जाती है, हर वक्ता कहता है उसको, बाबा साहब ने कहा मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हर कोई कहता है इस लाइन को, मैंने सब सुना, जितने वक्ता जीवन में बोले होंगे एक आधी बार उन्होंने इस बात लाइन को जरूर बोला। लेकिन मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूं वो है महाड़ सत्याग्रह। मैं इसलिए उस पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि उस घटना को लगभग 100 साल हुए लगभग, और इन 100 सालों में आज ये स्थिति है कि महाड़ सत्याग्रह तालाब से पानी पीने के लिए हुआ, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब से भी वंचित वर्ग के लोग पानी नहीं पी सकते। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया। यानी कि 100 साल में आज
परिस्थिति बहुत बदल गई है उनके संघर्षों की वजह से। आज तो हम बिस्लेरी का पानी पी रहे, देखिए रखी हुई एक्वाफिना है, कोई ऐसी बोतल होगी यहाँ पर देखिए। तो यानी कि 100 साल में बड़ा बदलाव हुआ। और उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के शासक। कई जगह लिखा है कि हमें इस देश का शासक बनना है। ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर से जिन लोगों ने सुनी, उन्होंने पूछा बाबा साहब अम्बेडकर से कि बाबा साहब आप कह रहे हैं कि हम इस देश के शासक हैं, घर की दीवारों में लिख दो। हमारे यहाँ तो घर ही नहीं है, छत ही नहीं है, दीवारें ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो लगे हुए हैं, तिरपाल वगैरह लगी हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं जो आज आपसे कह रहा हूं, लगभग 100 साल के बाद मेरे द्वारा कही गई बातें आपको धरातल पे नजर आए। देखो, जब बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब एक विजनरी व्यक्ति थे। 100 साल के बाद आज हम पे घर है ना, दीवारें भी है। तो मैं जब फिर मैं महार सत्याग्रह पे आता हूं, उससे पहले मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो उसको लोप कर दें। जो समय से यहां नहीं पहुंच सकता, जिसके लिए अपना समय कीमती है, उसके लिए हमारा समय भी खराब नहीं होना चाहिए। जब समाज अनुशासन पैदा करेगा तभी अनुशासन आएगा, कहने से अनुशासन नहीं आता है। आज नहीं तो कल समाज को अपने अंदर शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। इसका नुकसान भी आज बताऊंगा मैं आपको, अभी झेल के आया हूं। तो महार सत्याग्रह में जब महार सत्याग्रह समाप्त हुआ, बाबा साहब ने विरोधियों की लाठियों का सामना किया, मारपीट हुई, तो बाबा साहब ने अपने साथियों से पहले ये कहा था रणनीति के तौर पे कि आज हम उनकी लाठियों का जवाब नहीं देंगे। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ तो ऐसे उन्होंने अपने लोग साथियों को इकट्ठा हुए एक संदेश के तौर पे कहा कि जब भी हम लोग इकट्ठा होंगे तो हम अपनी कोई ना कोई बुराई छोड़ने का काम करेंगे। उस दिन बाबा साहब ने 3 बुराइयों पे बात की कि तीनों बुराइयां हमें आज से छोड़नी है। समाज को निर्देश के तौर पे कहा, पहली कि आज के बाद हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएं। दूसरी कि आज के बाद हम कोई गंदा व्यवसाय नहीं करें। उस समय हमारे लोग मैला ढोना, मरे हुए पशुओं को ढोना, इस काम को बड़े पैमाने पे करते थे। यही व्यवस्था ने यही काम दिया था हमारे लोगों को, चमड़ा उतारना, चमड़ा छीनना। तो उन्होंने कहा आज के बाद हम कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जाति व्यवस्था है। बाबा साहब ने कई बार अपने स्टेटमेंट में कहा कि महार इज मार्शल कॉम, महार जाति जो है वो मार्शल जाति है। जितने चिंतक यहाँ बैठे पढ़ लेना आप जाके, अगर मैं गलत बोल रहा हूं। कई बार बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का जिक्र, उनका इस बात के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या बाबा साहब जाति को मानते थे या बाबा साहब जाति के पैरोकार थे या बाबा साहब अपने लोगों में वो बल पैदा करना चाहते थे कि वो दिमाग से घर ना निकाल के अपने मनोबल को जो कम करने की जो शक्ति है, जो समस्या खड़ी हो रही है, जो उनका मनोबल गिरा रही है, उस बात को अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़े तरक्की के रास्ते। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, मैं जाति का प्रयोग अपने लोगों के लिए करता हूं। ना वो जाति व्यवस्था के वो समर्थक थे, लेकिन बड़े बड़े मंचों से उन्होंने अपने जाति के लोगों से कहा कि खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। इसका मतलब वो दूसरी जाति को नीचे थोड़ा गिरा दे। वो ये संदेश दे रहे थे कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा गिराए गए लोग। व्यवस्था जब बनी, जिन्होंने बनाई, उन्होंने आपको इतने निचले स्थान पर गिराया कि आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा, आपको अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे कि आपके कंधों पे पैर रख के कुछ लोग तैयार हो जाए समाज के, जो समाज की लड़ाई में लड़ सके। ये प्रभुजनों का सम्मेलन है। मेरे प्रभु समाज के लोगों, आंदोलन तो कोई भी शुरू कर सकता है। मैं कर सकता हूँ, चित्तौड़ साहब कर सकते हैं, कैलाश जी कर सकते हैं, विजेंद्र जी कर सकते हैं, निमेश जी कर सकते हैं, हमारी बहन श्वेता सिंह जी, आप में से बेटा कोई आदमी भी किसी भी नाम से कोई आंदोलन शुरू कर सकता है। ये भारत का संविधान को अधिकार देता है। लेकिन किसी भी आंदोलन को कामयाब करने के लिए
उस आंदोलन को पढ़े लिखे लोग ही सींच सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही समाज का नेतृत्व करते आए हैं। और जब जब पढ़े लिखे लोगों ने समाज का नेतृत्व किया है, तब तब समाज बलवान हुआ है, समाज शक्तिशाली हुआ है, समाज की चिंतन शक्ति बढ़ी है, समाज को अपने बल का इतिहास एहसास हुआ है। कब? जब पढ़े लिखे लोगों ने समाज का नेतृत्व किया। समय समय पे बहुत सारे नेता पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, क्योंकि वो आज भी उनके मुकाबले का व्यक्तित्व भारत की धरती पर जन्म नहीं ले पाया। और उनको अगर अवसर मिले तो उनके ज्ञान की वजह से मिले, जाति की वजह से नहीं मिले। अगर जाति की वजह से होते तो उनको कोई घुसने नहीं देता पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन को छूने नहीं देता कोई। अगर जाति आधार होता, उनका ज्ञान आधार था। और मान्यवर काशीराम साहब चोटी के अधिकारी थे, क्लास 1 के अफसर थे, साइंटिस्ट थे। और वो कर्मचारी साथियों को समझाया करते थे कि नौकरी चाहे 4th क्लास की हो या क्लास 1 की, होती तो नौकरी है, होते तो नौकरी। और नौकर कभी समाज का भला नहीं कर सकता, क्योंकि नौकर की सोच नौकरी की होती है। ये मैंने उन्हीं के शब्दों में सुना। लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके साथ मिलकर समाज के नौकरशाह में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने समाज को पैरों पर खड़ा करने के लिए संघर्ष किया। और ऐतिहासिक उदाहरण है कि क्लास 1 का अफसर भी जाके गांव-गांव में कैडर देने का काम करता और लोगों को तैयार करता। ये जो समाज है, ये ऐसा बलशाली समाज है कि अपनी शक्ति तो सोए बैठा है, इसको अपनी शक्ति की जानकारी नहीं है। लेकिन जब जब समाज ने इसको, समाज में नेतृत्वकर्ता ने इसको जगाने का काम किया, तो इसने कभी पीठ नहीं दिखाई समाज के नेतृत्वकर्ता। ये ऐसा समाज जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं। शर्त ये है कि ये अपने आसपास के लोगों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जिनको रोज देखता है दिनचर्या में, उन पर भरोसा नहीं करता। मगर अगर कोई पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी समाज में जाके समाज के लोग कोई बात बताए तो वो उसको मानता है, वो उसको उसके साथ खड़ा होता है। और इसका ही प्रमाण था कि पिछला आंदोलन खड़ा हुआ। पिछला आंदोलन जो खड़ा हुआ, जिसकी शक्ति से आज हम जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं अपने पैरों पे खड़े हुए, बात रख पाए और एक नई ऊर्जा समाज में आई, वो पढ़े लिखे कर्मचारियों की देन थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नेतृत्वकर्ता को लगा कि पढ़े लिखे कर्मचारियों की जरूरत अब नहीं, उनके ज्ञान की, उनके धन की, उनके अनुभव की अब उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने उस नेतृत्व में उन कर्मचारी अधिकारियों के संघर्ष को नकार दिया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप उससे बेहतर जानते हैं। परिणाम ये हुआ कि जब जब किसी ने भी अपने वजूद को ललकारा है, जब जब किसी ने भी अपनी बुनियादी विचार शक्ति को त्यागा है, तो उसका वजूद कमजोर पड़ गया। और आज उत्तर प्रदेश में और देश में आप इसे देख सकते हैं। इसका खामियाजा भी मैं आपको बताता हूं। अभी अभी एक घटना बड़ी चर्चा में है, वो घटना है बिहार की। बिहार में एक अपराधी जिनको सजा हुई, आनंद मोहन नाम के पूर्व MP, उनको वहां की सरकार ने राजनीतिक नफा नुकसान देके छोड़ने का काम कर दिया। सरकार ने किया क्या? सजा तो वो लगभग पूरी कर चुके हैं। जेल मैनुअल में एक क्लॉज था कि जो सरकारी कर्मचारी के साथ उसकी हत्या या किस तरह के आरोप में शामिल होगा, वो हीनियस क्राइम है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार ने वो मैनुअल में से वो हटवा दिया। अब वो उनका छूटना आसान हो गया। मुझसे भी ये पूछा गया कि भाई आपकी इस पे क्या राय है, तो मैंने ये बात वहां कही, आपसे भी कह रहा हूं कि जब जब समाज अपनी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को खो बैठता है, तब तक सरकारें उनके हित और अहित को भूल के फैसले लेने का काम करती। अगर वहां समाज में सामाजिक शक्ति होती, राजनीतिक शक्ति होती, तो मुख्यमंत्री जी कभी भी इतने बड़े वर्ग को नजरअंदाज करके उस अपराधी को छोड़ने का काम नहीं करवाते, क्योंकि समाज में वहां शक्ति नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को लगा राजनीतिक नफा नुकसान के थ्रू कि अगर ये शख्स हमारे साथ आ जाए तो हमारा कुछ वोट प्लस हो जाएगा, हमारा कुछ वोट प्लस होगा, तो बीजेपी या जिन शक्तियों से वो लड़ रहे हैं उनको हराने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने ये नफा नुकसान में फैसला लिया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी को एक बार एहसास होता कि समाज की सामाजिक शक्ति कितनी मजबूत है,
कि ये 20-22% समाज अगर विद्रोह कर बैठा तो तुम एक सीट नहीं जीत पाओगे, तो उसका एकमात्र कारण ये था कि वहां हमारा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन कम। आपने बजट को इतनी बार आपने सुना होगा, हर साल बजट आता है। पहले बजट में हमारे लिए योजनाएं होती थी, एससीपी का पैसा आता था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, उसके जरिए हमारे विकास पे कार्य होता था, स्पेशली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों। लेकिन पिछले 2-3 साल का बजट आप उठा के देखोगे, आपको एक सिंगल वो नहीं मिलेगा कि किस देश की किसी भी सरकार ने, किसी भी केंद्र की सरकार ने, स्टेट की सरकार ने अगर एक भी सिंगल नया अवसर हमारे लोगों के लिए तैयार किया हो, इनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक। और तो और जो एजुकेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, उसका बजट भी कम कर दिया। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, अब 0। पहले हॉस्टल में बच्चे रहते थे, अब हॉस्टल ऐसा ही नहीं रहा कि रहने लायक हो जाए, कोई सुविधा नहीं है हॉस्टल में। तो तमाम तरह से हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर होने के कारण सरकारों ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। और अगर ज्यादा दिन तक समाज राजनीतिक शक्ति से दूर रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नजरअंदाजगी इतनी बढ़ जाए कि आप डिबेट और चर्चा के विषय से भी बाहर हो जाए। बुद्धिजीवी समाज इसको निष्कर्ष पर पहुंचे मेरी इस बात के कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और आपने अपने चुनाव निशान को हाथी क्यों रखा? तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो कहा उसको आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा, जिस काम को बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति बहुत सोच समझ के करके गए हों, उसको मुझे अपनाने में क्या बुराई है? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी का झंडा नीला रखा, अपना चुनाव निशान हाथी रखा, तो उस पर काशीराम क्यों सोचे? आज मैं ये बात आपसे कहता हूं कि जिन महापुरुषों ने अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, उनके बच्चों की अगर राजनीतिक हैसियत इतनी कमजोर हो जाए कि उनकी हत्या पे, उनके बच्चों के रेप पे, उनके शोषण पे, सामाजिक असमानताओं पे भी अगर कोई चर्चा ना हो, तो उस समाज को आकलन करना चाहिए। आज आपके पास कौन है जो विधानसभा और लोकसभा में आपकी आवाज उठाए? मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो कल आया हूं। हमारी पार्टी का निर्माण हुआ 15 मार्च 2020 में, लेकिन आप तो अपनी राजनीतिक शक्ति बहुत पहले खो बैठे हैं। आपको और मुझे चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। आज देश के सरकार जो पीसीयू है, पब्लिक सेक्टर है, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हुए, मैं उन्हीं से तो पूछ रहा हूं जो पब्लिक सेक्टर से निकल के आए हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं। आप बताओ, आपकी आने वाली पीढ़ियों को कहां से मिलेगी सरकारी नौकरी? क्या नेताओं के लिए एजेंडा नहीं है? क्या ओल्ड पेंशन नेताओं के लिए एजेंडा नहीं है? क्या प्रमोशन वेल्यूएशन नेताओं के लिए एजेंडा नहीं है? क्या कर्मचारी की सुरक्षा और जो विभागों में उसका शोषण हो रहा है, ये एजेंडा नहीं है नेताओं के लिए? कौन चर्चा कर रहा है आपके मुद्दों पर? इसलिए समाज को सही दिशा दी जाए, और जो नौजवान फौज आर्मी हमने तैयार की है, जो हमारे एक इशारे पे बड़ी से बड़ी तानाशाही ताकत को धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मार्गदर्शन कैसे मिले? क्योंकि अकेला चंद्रशेखर इस काम को नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा समाज है। उसके लिए आपके अनुभव, जो इतने लंबे समय का आपका अनुभव है, आपका ज्ञान है, उसकी मुझे जरूरत है। इसलिए मैं इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूं। इतिहास जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस पे कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। हमें इतिहास को जानना चाहिए। इतिहास हमें बल देता है, इतिहास। और बार बार कैडर इसलिए जरूरी है, कैडर की महत्ता ये मैं समझ पाया हूं कि कैडर आपको इतिहास की जानकारी देता है।
और जिस समाज के पास इतिहास की जानकारी हो वो संघर्ष के रास्ते से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमें यहाँ जो कुछ भी मिला है वो संघर्ष से मिला। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया मार्च सत्याग्रह का। यानी कि देश में जो उस समय के शक्तिशाली लोग थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि इन वर्गों को पढ़ाई करने, वो साफ पानी पीने का अधिकार मिल जाए। तालाब का पानी, साफ छोड़ो, तालाब का पानी। वो आपकी जानवरी दशा को बदलना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे आप ऐसे ही जिए। और पहली बार जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि 1912 और 14 के बीच अधिवेशनों में यह बात हुई कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए इजाजत मिलनी चाहिए। आज उन्हीं समाज के बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनके, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड माइनॉरिटी के बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनके समाज का और प्रदेश और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा इतिहास दर्द पैदा करता, दर्द लड़ने की हिम्मत देता। इसलिए कैडर के माध्यम से अगर आप लोग हमारे साथ तैयार हो जाओ तो हम समाज में जाके फिर से कैडर स्टार्ट करेंगे, और जब समाज को दर्द पैदा हो जाएगा तो फिर वो उसकी दवा भी ढूंढेगा। अगर आप सोचिए आपको बुखार नहीं और मैं आपसे कहूं कि बुखार की दवाई ले लो, क्या आप लोगे? अगर आपके पेट में दर्द नहीं है तो मैं आपसे कहूं पेट की दवाई ले लो, या कोई भी कहे आपसे लोगे? जितने लोग यहां बैठे बताओ। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है और कोई आपसे सर्दी जुकाम की दवाई कहे कि ले लो फ्री में, तो क्या आप लोगे? जब तक समाज को अपने अधिकारों को पाने का दर्द पैदा नहीं होगा तब तक वो उस दवाई को ढूंढने के लिए नहीं निकलेगा। जब आप कैडर कराओगे, कैडर से वो दर्द पैदा होगा, फिर समाज अपने अधिकारों की लड़ाई को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दवा ढूंढेगा। वो दवाई भारत में, वो दवाई सिर्फ सत्ता के पास है। जिनकी सत्ता होती है उनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मैंने तो इस बात को तब समझा जब मैं निर्दोष होते हुए 5 महीने से जेल में था, और जैसे मेरी हाईकोर्ट से बेल हुई मेरे मन में इच्छा पैदा हुई कि कल मैं इस 4 दीवारी के बाहर जाके सूर्य देखूंगा। और रात को मैं 3 बजे लेटा हुआ था, मेरे पास अधिकारियों की खोज आई, मेरा वो गेट बजा। मैं 6x10 की कुटिया में रहता था, उसमें उसको चक्की बोलते हैं, चक्की। उन्होंने कहा कि आपको दफ्तर बुला रहे हैं। उससे पहले मेरे ऊपर एक हमला भी हो गया था जेल में, तो मैंने सोचा कि पता नहीं रात में क्या मुसीबत हो सकता है कि कहीं नुकसान पहुंचाने का कोई वो। तो मैंने कहा भाई एक अधिकारी है, उनको बुला के लाओ, तब आऊंगा मैं तुम्हारे साथ। रात का क्या भरोसा, सब तो सो रहे हैं। तो वो अधिकारी आए, मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि चलना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। सर्दी का समय था, नवंबर का महीना, 2 नवंबर की सुबह की बात है, 3 की। तो मैं जब दफ्तर गया तो इतनी बड़ी बड़ी 2 फाइलें रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है? एहसास मुझे था कि एनएसए लग रही है। तो उन्होंने कहा ये एनएसए की फाइल है, आपको इस पर साइन करने पड़ेंगे, ये जमा, एक आपके लिए, एक प्रशासन के लिए, एक जेल को देंगे। हमने कहा ठीक। तो हमने कहा हम आपके वाले पे साइन कर देंगे जो आपको ले जाना। भाई हमारे भी राइट है, अब हम पढ़ के सोएंगे, सुबह हम जब उठ जाएंगे तब हम आपकी बाकी दोनों फाइलों पर साइन कर देंगे। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिनके पास सत्ता है वो निर्दोष व्यक्ति को भी मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये सत्ता की ताकत है। और जिनके पास सत्ता, मुझसे कहा चित्तौड़ साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मुझसे किसने कहा आनंद मोहन की हत्या, आनंद मोहन ने एक IAS की हत्या की, चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहोगे? ये मैंने कहा बेड़ा गर्क हो जाए देश के राजनेताओं का, और स्पेशली बहुजन समाज के राजनेताओं का। क्योंकि जब लेटरल एंट्री से, जब अगर 150 लेटरल एंट्री से IAS IPS बनाए गए, कमिश्नर बनाए गए, तो आरक्षण के हिसाब से उन 150 में हमारा जो कोटा बैठता था, तुम एक IAS की हत्या पे रो रहे हो, वहां 20 से ज्यादा IAS की हत्या हुई, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अगर आपका कोटा नहीं मिला, आपको संवैधानिक जो अधिकार नहीं मिला, तो ये भी तो हत्या हुई या नहीं हुई बताओ? तो किसी नेता को क्यों नहीं दिखाई दिया कि ये क्या हो रहा है देश में? जब लेटरल एंट्री से आपने कमिश्नर रैंक का अधिकारी बना दिया, एक IAS भी 15 साल के प्रमोशन पे जाके बैठता है वहां। जब आप सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी बनाने लगे, बीजेपी के लोग सरकार में बैठे, तो नेताओं की कैसे कहां चले गए? नेताओं की सोच आप देखिए।
तो मैंने कहा इनका बेड़ा गर्क हो जाए। इन्होंने समाज को कठपुंजिया बना दिया है कि समाज से बस लड़ो लड़ो आपस में लड़ो आपस में लड़ो। ये नहीं बताएंगे समाज की तरक्की का रास्ता कहां से खुलेगा। समाज ने आपको बात लोग इसलिए सौंपी थी मेरे सम्मानित नेताओं कि आप समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अगर आपको समाज की हत्या पे, बहिष्कार पे, अन्याय पे, इनके लुटते अधिकारों पे भी दर्द नहीं हो रहा है तो आप इनसे वोट का रिश्ता रखते हो। तो ये राजनीति कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं चाहिए थी समाज के लिए। उन्होंने तो ये कहा कि लक्ष्यहीन नेता समाज के लिए खतरनाक होता है। और आज कोई आ जाए, अभी यहाँ चर्चा होगी क्योंकि मैं चला जाऊंगा चुनाव में, आप बताओ आज के नेता कौन से सर्वगुण संपन्न है, बताओ। जो आ जाए, जिसको टिकट मिल जाए, आ जाओ लड़ो, बाकी समाज को वोट देनी, समाज दे वोट। और चुनाव के बाद ढूंढ लो नेताजी को कहाँ है, तो मिलेंगे नहीं आपको। अगर हार जाएंगे तो नेताजी कहेंगे आप इन्होंने लूट लिया, चाय पी ली, खाना खा लिया, सब कुछ, और जीत जाएंगे तो अपना पैसा बनाते घूमेंगे। इस राजनीति से समाज का क्या भला है बताइए। समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो संघर्ष, काशीराम साहब कहते हैं कि युवाओं को मिशन की भट्टी में तपना होगा। मुझे 10 साल हो गए घर छोड़े हुए, 2013 से लेकर 2023, और कौन सी भट्टी लेके आऊं आप बताओ मुझे जिसमें तब के आप मान लो कि ये हमारी लड़ाई अब लड़ सकता है। मैं अपनी भाषा में, बल्टी में बाल है तो कुछ और मजा है, और बुझा के बाल है तो कुछ और मजा है। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। पश्चिम में थोड़ी सी खड़ी बोलते हैं ना, वो कहते थे कि अगर आग जल रही हो उसी में अगर आप एक लकड़ी लगा दो तो उसका कुछ और मजा है, लेकिन अगर बुझा के अलग से जलाओ तो उसका कुछ और मजा है। तो मैं तो मजबूर होकर इस आंदोलन को अपने महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निकला कि बाबा साहब अम्बेडकर लिख के चले गए। देखिए, संविधान में जो अधिकार हैं आप सब जानते हैं, उनको लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। अगर राजनीतिक शक्ति नहीं तो टोनी मिश्रा जैसे लोग, अजय कुमार टैनी, जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चला दी और सारे प्रमाण होने के बावजूद उस आदमी को मंत्री पद से नहीं हटाया बीजेपी ने, और ना उसको परछाई छू पाई। और अभी ब्रजभूषण सिंह, जिसपे रेसलर जो हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, उन बच्चियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया। उस आदमी को अभी तक उसके पद से हटाने के लिए राजी नहीं है बीजेपी। ये हालत है अगर आप संवैधानिक शक्ति आपके पास नहीं है। जबकि संविधान तो ये कहता ना कि न्याय सबके लिए बराबर है, यही कहता ना। अगर वही मुकदमा किसी और आम आदमी पे हो जाता तो पुलिस क्या करती है, आप सोचो मेरे वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग। अगर कोई दलित पिछड़ा इस आरोप में शामिल होता तो बताओ उसके घर पे बुलडोजर अब तक चल गया होता नहीं चल गया होता, बताओ। लेकिन बुलडोजर तो दूर की बात, उसे छू भी नहीं रहे हैं और उसके साथ सुरक्षा चल रही है 10 लोग। ये जो टेलर हुआ यहाँ आपने देखा प्रयागराज में, मेरी कोई संपत्ति नहीं है अतीक के साथ, जो जैसा करेगा भरेगा, लेकिन अपराध को सजा देने की शक्ति न्यायपालिका में है। लेकिन आपने देखा किस तरह से, आपने सब समझते हैं आप, किस तरह से 3 आदमी आके गोली मार के सब खत्म कर देते हैं। ये बचा आज उत्तर प्रदेश और देश में। और ये तानाशाह क्यों हो गए हैं? क्योंकि जिनको लड़ना था इनके खिलाफ वो किन्हीं कारणों से इनके आगे सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए तानाशाह हो गया। वरना जब मजबूत विपक्ष हो तो सत्ता की हिम्मत नहीं, वो तानाशाह हो जाए। मैं परसों आया यहाँ पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और टीम ने हमसे बात कर ली कि भाई हम मुख्यमंत्री के जाने के बाद अपने प्रोग्राम खोल लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वहां 2.5-3 घंटे अरेस्ट रखा। क्यों रखा? मुझसे मुख्यमंत्री को क्या डर है? मैं तो ना विधायक हूं ना MP, मुझसे क्या डर है? वो ये जानते हैं कि वो आदमी आप जो अन्याय कर रहे हो या आप जो झूठ फैला रहे हो वो उसका काउंटर करेगा, और वो नहीं चाहते कि हमारा उनका आमना सामना। हम तो गए थे उनके खिलाफ लड़ने, लेकिन सत्ता के प्रयोग से, सत्ता की ताकत से वो जीत गए, हम हार गए। और जब हम हारे तो मैंने सीखा कि हारता वो है जो गिरकर खड़ा नहीं होता, हारता वो है जो हार से सीख नहीं लेता, हारता वो है जो हार स्वीकार करके और अपने घर बैठ जाता है। मैंने तो हार से सीख ली कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, और अपने साथियों को भी जो हमारा अनुभव वो जा जाके बताने लगे। इस बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई को जीते।
एक शंका मैं आपके सामने दूर करना चाहता हूं। इस बात को इस तरह से समझिए कि हमेशा जो टूट होती है वो कमजोर नहीं करती है समाज। कभी कभी जब टूट होती है तो उससे नव निर्माण भी होता है। उदाहरण के तौर पे जब एक अंडा टूटता है तो एक नए जीव का निर्माण होता है। इससे अंडे की शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन वो नया जीव क्या पता नई चीजों का निर्माण कर दे, क्या पता वो अपने जीवन में कई और नए अध्याय को जो है आगे बढ़ा पाए। इसलिए मैं हमारे लोगों को मैं ये मानसिक तौर पर समझता हूँ। कहते हैं भाई ऐसा ना हो, ये भी ना बचे, वो भी ना बचे, ये भी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दलित नेता नहीं, मीडिया यही कहती है, उनका चरित्र यही है, वो तो बहुजन नेता हम जानते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के इतने बड़ा नेता, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वो मीडिया उनको जाट नेता कहती रही। हमसे विपरीत मुलायम सिंह यादव जी को भी वो मीडिया यादव नेता हमेशा कहती रही। यही कहा ना हमेशा से, ये चरित्र है मीडिया का कि वो हमें डराने धमकाने का काम करेगी, हमें मुद्दे से डाइवर्ट करने का काम करेगी। मैं आपसे सवाल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर नेता का बेस वोट होता है उसकी जाति, तो अरविंद केजरीवाल जी बनिया जाति से आते हैं नहीं आते? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। उनका बेस वोट हुआ, उनकी जाति, उनकी पूरी जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं है? बताइए। तो भाई 10 साल में उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, उनके पास एक और शक्ति का निर्माण हो गया, वो तो रो नहीं रहे। बताओ आप, वो लोग रो रहे हैं। उनका 15% वोट है। हम बहुत 85 से सुनते आ रहे हैं इस बात को कि ये 15% वोट के लोग हैं, 15% वोट के लोग हैं। आप ही बताओ, 15% वोट पे लेफ्ट भी है, 15% वोट पे कांग्रेस भी है, 15% वोट पे बीजेपी भी है, 15% वोट पे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और आप लोग ये कह रहे हो, खुद तो पहले तो कहते हो 85% वाले हो, फिर ये कहते हो जी साहब 2 होगी, 3 होगी। देखो उनका दिमाग, वो आपकी वोट पर राज कर रहे हैं दिल्ली में, ना सरकार के लोगों से ना विपक्ष के लोगों से। मैं अपने विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पा रहा। देखो स्कूल खुले जाते हैं, यहाँ बहुत सारे स्कूल है या नहीं है? कुछ हमारे भी साथी होंगे जिनके स्कूल होंगे। अगर किसी ने दूसरा स्कूल खोला है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि पढ़ाई का स्तर कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर इससे IAS IPS बन रहे थे तो इससे नहीं बनेंगे। अगर उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, उस स्कूल में अच्छे विचारधारा में काम होगा, तो अच्छे लीडर्स का, अच्छे विधायक और सांसदों का निर्माण उस स्कूल से हो सकता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते इस बात? जब वो लोग नई पार्टी बना के 10 साल में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं, तो हम अपनी दूसरी पार्टी को क्यों ताकत नहीं दे सकते हैं? आप बताओ। आपको लक्ष्य से मतलब है, हमारे यहाँ कहता आम खाइए, गुठली के दाम मत पूछिए। समाज को आम से मतलब है या गुठलियों से? बताओ। समाज को राजनीतिक शक्ति चाहिए, संरक्षण चाहिए, अधिकार की सुरक्षा चाहिए, नए अवसर चाहिए, या उनको गुठलियों के दाम गिनने? बताओ। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए छोड़ा कि देश में कुछ बचा नहीं है। 2024 के बाद हो सकता है संभवतः कुछ ना बचे। ये मेरा योगदान होना चाहिए। मैं तो आपसे, क्योंकि मैं संघ की महत्ता समझता हूं, संगठन कि उसकी महत्ता कहते हैं, उसका उदाहरण बताता हूं। आप सब पढ़े लिखे लोग मुझे जवाब देना, मुझे गलत साबित कर देना, खड़े होकर उंगली उठाकर मैं आपको जवाब देता हूं। अगर व्यवस्था के आधार पर जो ऊंची जाति है भारत में, अगर वो किसी दलित पिछड़े का अहित कर दे, हत्या कर दे, मूछें काट दें, घोड़ी से उतार दें, रेप कर दें, तो बताओ RSS के लोग उन दलित पिछड़ों के समर्थन में जाते हैं क्या? आप बताओ। जाते हैं नहीं जाते? बताओ। नहीं जाते। लेकिन अगर किसी दलित के साथ, पिछड़े के साथ मुसलमान का कोई मामला हो जाए तो सबसे आगे कौन खड़ा होता है? आप बताओ। सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि वो उनके एजेंडे पे सेट बैठता है। और आप ये नहीं समझते कि हम उनके एजेंडे को कितना मजबूत करते हैं, खुश होते रहते हो।
वो संघ है, उनके पास विचार है, उनके पास समर्पण है। हम पे क्या है? हम पे ये है अगर एक आदमी मंच पे नहीं बैठेगा तो बाहर जातेगा, अरे हमारा अपमान कर दिया, हमें मंच पे नहीं बिठाया, हम इतने पुराने आदमी। एक बैनर लगा था उसमें हमारा फोटो नहीं था, ये क्या बात हुई, हमारा अपमान हो गया है, सुनो हमें मंच से नहीं बुलवाया गया, हम क्या करें उसमें जाके। ये हमारा समर्पण है मेरे लोगों, वो उनका समर्पण है कि उनके आदमी का ना बैनर पे फोटो होता, ना मंच पे कोई जगह होती, ना उनको आप कहीं वैसे देखते हो कि वो रोड शो का हिस्सा है, लेकिन वो अपना थैला उठा के अपने मूवमेंट को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो ये भी इच्छा नहीं रख रहे कि एमपी एमएलए बन जाएं। उनको पता है कि जिस दिन राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में होगी, ये संघ के लोग ही सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। आज आप देख लो, किसी अधिकारी कर्मचारी को फोन करके पूछो उसके हाल, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के, वो कहेगा मेरे दफ्तर में एक आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है, और सब चीज वो तय करता है। और अब तो इवन नौकरी वोकरी छोड़ो, सब आरएसएस के दफ्तर पे सब तय हो रहा है। दिल्ली में देखो वहीं बैठे सारे नेता। रोड का ठेका किसे मिलेगा, मकान बिल्डिंग का ठेका किसे मिलेगा, हाईवे का ठेका किसे मिलेगा, ये संघ के लोग तय कर रहे हैं। मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं और मेरा विश्वास है, आज नहीं तो कल आप हम सब लोग इस संघर्ष को समझ के अपना योगदान इस आंदोलन में जरूर देंगे, क्योंकि आप भी यहां अगर बैठे हैं, अपना कीमती समय आपने यहां दिया, आप हमें सींच भी रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट आगे बढ़े। आप भी चाहते हैं फूले साहू पेरियार की, काशीराम की मूवमेंट आगे बढ़े। और मैं आखिरी बात तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कोई विवाद मेरे मन में नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत करूंगा। यही हमने सीखा, आपके इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। आप बताओ कोई रास्ता है क्या? संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि समय परिस्थिति को भी देख के समाज को फैसले लेने चाहिए। आज जो समय है वो समय बड़ा खतरनाक है। आज दुश्मन बहुत ताकतवर है और जो शिकंजे में फंस चुके हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। आप इस बात को बेहतर, जैसा आप बैठे हुए इस बात को आप बेहतर समझते हैं कि जो शिकंजे में फंस चुका है वो नहीं लड़ पाएगा। इस बात का भी आकलन समाज कर ले। अब क्योंकि ना मैंने कोई चोरी की है, ना मैंने किसी को लूटा है, ना मैं किसी सरकार में शामिल था जो मैंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, ना मैं किसी उसका मेंबर रहा हूं हाउस का जो मुझे कोई किसी तरह का मेरे पास हो। इसलिए जो सीबीआई इनकम टैक्स से जो सरकार मेरे खिलाफ नहीं कर सकती, वो बस मेरे खिलाफ गुमराह करके करती है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। आप आकलन करो, मैं शीशे की तरह आपके सामने हूं कि इससे ज्यादा मैं क्या करूं। आप भरोसा करोगे कि मेरी पीठ में इतना दर्द है कि मैं उस पर बैठ भी नहीं पा रहा था और मैं उसको देख के खुश भी नहीं था कि मैं कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं। बाबा साहब तो कहे मैंने रानी का पेट काट दिया, तो हमारे राजकुमार कहां पैदा हो सकते हैं? तो हमें राजकुमार बनना भी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि जब वो सब लोग मंच पे ऐसे बैठे हैं तो यार कुर्सी लगाओ। मैं तो उस कुर्सी को भी हटवा देता हूँ जो बहुत ऊंची सी कुर्सी लग जाती है मंच पे। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा संरक्षण करें, क्योंकि मेरे पास संरक्षण के तौर पे आपके अलावा कुछ नहीं है और ये हमारी राजधानी है आगरा। इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जब मैं नहीं था तब बताओ आगरा में आप पिछले 10 साल में कितनी शक्ति अर्जित कर पाओ। मुझे छोड़ो, सब हटाते हैं चंद्रशेखर के चैप्टर को पीछे करते हैं। आप बताओ जिनके नेतृत्व में आप लोग अभी तक, मैं वहां और आप यहां काम कर रहे थे, बताओ कितनी शक्ति अर्जित कर पाए हो? बताओ पिछले 10 साल में अगर आप नीचे की तरफ ना आए हो तो मुझे बताओ आए हो या नहीं आए। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब आपको ये एहसास हो गया कि भाई नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, तो फिर कुछ नया प्रैक्टिकल कर लो मेरे साथ मिलकर। युवाओं का जोश, जज्बा, संघर्ष और आपका अनुभव, और आओ लिखते हैं एक नई क्रांति की भारत। आओ लिखते हैं एक नया अध्याय जिसको इतिहास में पढ़ा जाए और इतिहास को पढ़ाए और इतिहास में इस बात का जिक्र हो कि हमने कर दिखाया। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। काशीराम साहब कहते हैं मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मैंने कभी हारना नहीं सीखा, गुलामी मेरे खून में नहीं।
मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा हूं, तो मैं गुलामी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैंने तो इसलिए अपने नाम के साथ आज़ाद लगाया कि मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी की कोई भी कड़ी, आर्थिक गुलामी कोई भी कड़ी मुझे छू ना पाए। आपसे भी अपील करता हूँ, इसलिए अपील कर रहा हूँ मेरे लोगों कि अगर आप संरक्षण नहीं करोगे तो हो सकता है किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाओ, लेकिन जिस दिन आपने संरक्षण करना शुरू किया, आप याद रखना मेरी बात कि मैं आपका हाथ किसी आगे फैलने नहीं दूंगा। ये बात मैं ये वादा कर रहा हूँ। और लोकतंत्र में संरक्षण कैसे होता है, मेरी माताएं बहनें और मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं, छोटे भाई, लोकतंत्र में संरक्षण नारों से नहीं होता है, वोट से होता है। जिस दिन आप संरक्षण करोगे, मैं लिख के देता हूं, आप शक्ति का एहसास इस तरह से लगाइए भीम आर्मी के लोगों की, उनमें 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से दिल्ली पे कहलवाया, जब मैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ CN पैरानासी के आंदोलन में, कि कुछ दलित नेता, देश के प्रधानमंत्री को आपके बेटे को नेता मानना पड़ा। ये शक्ति है भीम आर्मी की। और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन में भारत की तरफ से मैं भीम आर्मी का एक सामान्य कार्यकर्ता, अकेला व्यक्ति हूँ, 5 नहीं है, ये भी आप जानकारी कर लो। वो 5 जिनके नाम दिए जाते हैं, वो 4 भारत से उनकी पीढ़ियां पूर्व में उनके दादा परदादा चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों को अब ये यहाँ के लोगों के दिमाग में मानसिक घृणा है। वो क्या दिखाने का प्रयास करते हैं कि कभी भी जब दलित, पिछड़े, आदिवासी या बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो वो उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उनके बराबर में इस तरह का उनका मनोबल गिराने के लिए बनाते हैं। वो लोग जिनका भारतवंशी लिखते हैं कि 5 लोगों को टाइम मैगजीन का, वो 4 लोग उनके जैसे, मैं आगरा, सहारनपुर से आके आगरा रहने लग जाऊं और मेरी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी यहाँ रहे आगरा में, और फिर सहारनपुर के लोग इस बात के लिए जय जयकार करते फिरे कि देखो सहारनपुर के तो थे, आगरा का कोई रोल नहीं है, जबकि शक्ति आगरा दे रहा है। इस तरह से वो ये कहते हैं टाइम मैगजीन में कि 5 लोग भारत के थे। भारत की तरफ से मैं इन 137 करोड़ लोगों में मैं अकेला व्यक्ति था उस मैगजीन में। और ये अगर संभव हुआ तो ये भीम आर्मी के उन्हीं नौजवान कार्यकर्ताओं की मेहनत से संभव हुआ। अब मैं उनसे बस ये मांगना चाहता हूँ नौजवान साथियों कि सड़क पे बहुत नारा लगाते हो, जब तक बूथ मजबूत नहीं करोगे, जब तक अपने बूथ पे अपनी वोटों की संख्या सबसे अधिक नहीं करोगे, तब तक नारे से शक्ति नहीं बनेगी मेरे लिए। ये जो नौजवान साथी जो भिड़ सकते हैं किसी भी, उनसे भी कह रहा हूं, मैं तुमसे दिशा निर्देश के तौर पे कह रहा हूं, अब समय आया है शक्ति देने का। आगरा के जो हमारे सम्मानित युवा नेता हैं, उन सबसे कह रहा हूं, अब समय आया है शक्ति देने का। पिछली बार विधानसभा में आपने मुझे शक्ति नहीं दी, लेकिन इस बार आप नगर की सरकार में मुझे शक्ति दो, फिर देखो। क्योंकि जब बहुत अंधेरा हो चारों तरफ, एक छोटा सा जुगनू भी जलता है तो दुनिया को दिखाई देता है, जहां तक उसकी रोशनी जाए। अगर आप आगरा में जो राजधानी हमारी, अगर मुझे शक्ति दे दोगे तो मैं लिख के देता हूं, इसी शक्ति को आधार बना के हम इस आंदोलन को पूरे देश में, पहले उत्तर प्रदेश में, फिर पूरे देश में खड़ा करने का काम करेंगे। मैंने चैलेंज के तौर पे कहा, अभी मध्य प्रदेश में हमने रैली की थी, हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उस रैली में मीडिया ने, जो मीडिया हमें बार बार गिराने काम करते, उसने लिखा कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग वहां आए थे। मैंने प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करके कहा कि अगर मुख्य प्रधानमंत्री में दम है तो प्रधानमंत्री जी ये एक सभा उस ग्राउंड में आप करके दिखा दो और एक हम करेंगे। अगर आपकी सभा हमसे मजबूत हुई तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। जबकि उनके पास साधन है, संसाधन है, सत्ता है, सब कुछ है, और हमारे पास सिर्फ आपके प्यार और विश्वास के अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने विश्वास हासिल किया है, राजस्थान में हमने विश्वास हासिल किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका एक संरक्षण, मैं आपको 5 साल की गारंटी देता हूँ कि 5 साल में आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, अगर आपका संरक्षण हमें मिल गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान की जमीन हमारी तैयार है, बिहार की जमीन हमारी तैयार हो रही है, उत्तराखंड, दिल्ली की जमीन हमारी तैयार हो रही है, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब की जमीन हमारी तैयार हो रही है। और अगर यूपी के हमारे लोग एक बार हमें संरक्षण करने का, हमें काम करने का मौका दे, तो फिर आप देखें, क्योंकि यूपी वो तपोस्थली है, यूपी वो तपस्या स्थली है, यूपी वो संघर्ष की भूमि है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके हैं। ये आगरा की वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष रूपी आंसू छलके। इस धरती को तो दुनिया में इसका सम्मान होना चाहिए, मगर वो सम्मान मांगने से नहीं मिलेगा, वो कमाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने प्रभुजनों से ये आग्रह करूंगा
कि आपके संरक्षण के लिए अगर मुझसे बेहतर कोई और हो तो उससे संरक्षण ले लो, या फिर मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना संरक्षण दो। आज मुझे इस लड़ाई को जीतने के लिए उनकी मनी माफिया मीडिया, उनके IT सेल, उनके संगठनों का सबका सामना करने के लिए आप लोगों की जरूरत है। मैं आपसे आज विश्वास मांगने के लिए यहाँ आया कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इस आंदोलन का साथ दिया, तो फिर मेरी काबिलियत भी आपको देखने का मौका मिलेगा। मैं अपने सभी सम्मानित साथियों की तरफ से जो मिशन 78 के हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि भविष्य में आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए समर्थन करेंगे, ताकत देंगे। पिछली बार जब मैं 14 अप्रैल को आया था, तब भी मैंने आपसे यही कहा था। हमारे अधिकारी कर्मचारियों का एक सम्मेलन, वो सीनियर अधिकारियों का सम्मेलन एक हुआ था 17 तारीख को रात में, उसमें भी मैंने आपसे ये अपील की थी कि मुझे लड़ने का हौसला दीजिए। भाई आपके घर में आपके बेटे भी होंगे, आपने उनको कभी क्या निराश किया है क्या? जब आपने उनको निराश नहीं किया तो अपने इस बेटे से दूरी की, इसलिए कि गरीब का बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं, ये पैमाना तो नहीं होना चाहिए। किसी रानी के पेट से जन्म नहीं लिया इसलिए, किसी नेता अभिनेता मुख्यमंत्री का बेटा नहीं इसलिए तो समाज मुझसे दूरी ना हो। अगर सब लोग रानी के पेट वालों को करेंगे तो फिर संघर्ष से कोई लाभ पैदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु।